हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। ठीक है, तो जो पिछला जो वीडियो डाला था हमने संविधान सभा का, आप सभी का इतना सारा प्यार स्नेह मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज आपके लिए हम नया चैप्टर लेके आए हैं, संविधान की विशेषताएं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बनाना अच्छा समझा। तो पहले भारत का जो संविधान उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, जिसको हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर समय गवाए हम आज इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहले हमारा जो भारत का संविधान है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत का संविधान, ठीक है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। कैसा है दोस्तों? सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। जैसा कि हमने संविधान सभा चैप्टर में आपको बताया था कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी हमारी और 22 भाग थे। ठीक है, तो कह सकते हो आप ये सबसे बड़ा भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अब अनुच्छेदों की संख्या ABC के क्रम में बढ़कर लगभग 465 पहुंच गई है। ठीक है, और अनुसूची हमारी 4 और ऐड हो गई, 12 हो गए टोटल, और भाग भी ABC करके लगभग 25 हो गए हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? तो ये विश्व स्तर पर सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व स्तर पर 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। तो लिखित संविधान जैसे USA, अमेरिका वगैरह, ठीक है, भारत का ये लिखित, इन देशों का संविधान लिखित संविधान है। जबकि अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान सब अलिखित संविधान है। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है। फिर दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से तात्पर्य ये है कि आंतरिक, ठीक है, जब भारत में ब्रिटिशों का राज्य था तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 आर्टिकल, कितने फ्रेंड्स? 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों हमारे भारत के संविधान में रख लिए गए। तो सबसे बड़ा भाग कह सकते हो कि आप 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन भी आता है कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर बाह्य स्रोत से तात्पर्य यह है कि अब जैसे भारत का संविधान जो है वो 60 देशों के संविधान से अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं को संशोधित कर भारत के संविधान में ऐड किया गया है। तो यहाँ से बाह्य स्रोत भी कह सकते हो हम। तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों प्रकार की विशेषता रही है हमारे भारत के संविधान में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नम्यता एवं अनियमितता का मिश्रण। नम्यता एवं अनियमितता का मिश्रण, इसको सरल भाषा में समझे। नम्यता का मतलब होता है लचीला। क्या होता है दोस्तों? लचीला। ठीक, और अनियमितता का मतलब होता है कठोर। तो भारत का संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला इसलिए, अब जैसे कोई हमारी संसद है, क्या है दोस्तों? संसद, ठीक है, कोई भी जैसे नियम बनाती है तो उसको 2/3 बहुमत से, संसद हमारे भारत के संविधान में परिवर्तन 2/3 बहुमत से उसमें परिवर्तित कर देती है। तो इसको लचीला बताया गया है। ठीक है, संसद को 2/3 बहुमत की जरूरत होने के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी लेनी होती है। तो ये कठोरता को दर्शाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में दोनों प्रकार का मिश्रण है, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। समझ रहे फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट है हमारा एकल नागरिकता। क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। अब ये भारत के संविधान के विदेशी स्रोत जो मेरा अगला वीडियो होगा, ठीक है, उसमें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो यहाँ पे भी बताएंगे। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता लेनी होती है और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता लेनी होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, यहाँ पे सीधे देश की नागरिकता लेनी होती है और जो संसद से प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे जब नागरिकता ले लेते हैं तो भारत के आप निवासी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार पहली बात तो अमेरिका की देन है। कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है।
अब जैसा कि आप सभी लोग वो पता होगा कि वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। 7वां मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार है, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार एक अलग से वीडियो मेरा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है हमारा, ठीक है, जबकि नागरिकता भाग 2 में है। समझे दोस्तों? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिसके लिए स्पेशल एक वीडियो होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, सभी हमारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में हैं। ठीक है, और ये विशेषताएं भी कह सकते हो। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो भाग 4 में है। कितने में? भाग 4 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें जैसे विधि द्वारा जो संसद द्वारा विधि बनाई जाती है, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, आप यदि जनता के लिए कोई भी नियम बनाते हो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी उपबंध दिए उसमें उसको ध्यान में रखते हुए आप विधि बनाएंगे। समझे दोस्तों? तो ये हमारा एक भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसमें ऐड हैं। और ये लिए कहाँ से गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत आता है इसको शॉर्ट में हम DPSP वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। फिर है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब जैसा कि मैंने पढ़ाया था आपको संविधान सभा चैप्टर में, उसमें हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि उसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य इंक्लूड नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, जो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। जो शायद दोस्तों ये बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो आप हमारी देखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी याद हो जाएगी, लेकिन हाँ कंटिन्यू वॉच करते रहें। फिर मौलिक कर्तव्य होने के पश्चात हमारा सार्वभौमिक मताधिकार आ गया। ठीक है, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेष विशेषता है। इसमें क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे अमीर हुआ, गरीब हुआ, महिला हुई, पुरुष हुई, लिंग जाति आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करने के साथ साथ हर व्यक्ति को, ठीक है, एक मत दिया गया। एक मत दे सकता है। ठीक है, जबकि जब हमारा पहले मत देने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष की आयु में था। ठीक है, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में 18 वर्ष का कर दिया गया था। 18 वर्ष का कर दिया, तो वर्तमान में 18 वर्ष की आयु में हमें मत देने का अधिकार मिल जाता है। समझ रहे दोस्तों? तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, हमारे भारत के संविधान की विशेषता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र हमारे न्यायपालिका जो है, ठीक है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, इस पर किसी का जोर नहीं है कि आप इस गलत निर्णय दें। ये अपने आप में निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो भारत में की न्यायपालिका जो है प्राइमेडियल रूप में, त्रिकोण के रूप में है। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, जिसको इस क्रम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये क्रम से लगाया गया है। तो समझ रहे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। क्या है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, भारत के संविधान में विशेषता है। ये संसदीय शासन प्रणाली क्या है? अब जैसे संसद के द्वारा कोई भी नियम बनाया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा कोई नियम बनाया गया, नियम कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं, जनता के लिए नियम बनते हैं। ठीक है, तो उसी
नियम के अनुसार शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आया। फिर नेक्स्ट हमारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या है? ठीक है, अब हमारे भारत एकमात्र एक ऐसा देश है भारत जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है, जबकि विश्व के परिसंघ में आप देखें, विश्व के परिसंघ में आप देखें तो 2 स्तर हैं शासन, कह सकते हो कि शासन व्यवस्था के। तो विश्व के परिसंघ में 2 स्तर हैं। पहला है हमारा केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर शासन चलता है। ठीक, केंद्र स्तर का अलग शासन चलता है और राज्य स्तर का अलग। लेकिन भारत देश में, अपने देश भारत में केंद्र स्तर पर भी अलग शासन होता है, ठीक है, और राज्य स्तर पर अलग शासन, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। क्या दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। तो ये स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मेरा वीडियो आएगा अनुसूचियों से आएगा। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। ठीक है, उसको 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। कैसे जोड़ा गया था उसको हम अच्छे से समझाने वाले हैं हमारी अनुसूची वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी वीडियो बने, ठीक है, आप तक पहुंच पाए। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए केंद्र, राज्य और स्थायी स्वशासन। हमारे इसको पंचायती राज व्यवस्था से भी हम जानते हैं। समझ रहे दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष। क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। अब देखिए पंथ निरपेक्ष क्या है? ये पंथ निरपेक्ष शब्द पहली बात तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना चैप्टर में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष कहीं कहीं हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। यहाँ पे धर्म सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों का होगा। समझ रहे फ्रेंड्स? तो इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों को माना गया है। ठीक है, और हमारे भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं भारत के, उनका अपना अपना एक धर्म है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वीडियो को 102 बार आप देखिएगा। ठीक है, नहीं आता पहली बार समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार 2-3 बार देखें आप, निश्चित तौर पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।